हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार जीके और बिहार जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे कि प्रैक्टिस सेट में हम मेडिएवल हिस्ट्री को कल उठाया था, आज भी मेडिएवल हिस्ट्री के ही कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही सराहनीय तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को बुला लीजिए, उन सभी लोगों को जिन सभी लोगों ने ठाना है अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदलना, जिन लोगों ने ठाना है कि उस तारे को औकात दिखाने, उसे गुरूर है कि मैं आसमां में हूँ, उसे अपने कंधे पे लगाना है। तो सभी लोगों को एक बार जल्दी से जोड़ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कोबरा, ऋतिक, हाय, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अनुभव पाल, अंकिता, हरीश, कुमार राम बाबू, सालू, जितने भी लोग हो आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही सराहनीय तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। शेरशाह द्वारा निर्माण पटना में दुर्ग निर्माण तथा इसे राजधानी बनाने की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम आपको बता दें कि शेरशाह जो थे, शेरशाह सूरी के बारे में तो मैंने बताया था कि नहीं। तो देखो, शेरशाह सूरी के बारे में मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी क्या करते हैं। तो शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा उनकी उपलब्धि है कि नहीं। शेरशाह सूरी की बहुत ज़्यादा उपलब्धि है। इन्होंने 178 ग्रेन चांदी का 178 ग्रेन चांदी का सिक्का चलवाते हैं ना। रुपया का यही स्टार्ट करते हैं। 380 ग्रेन 380 ग्रेन तांबा का चलाते हैं। क्या करते हैं? तांबा का चलाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? तो दाम रखा जाता है, जिसका नाम क्या होता है? तो दाम होता है। वहीं पे शेरशाह सूरी के बारे में और देखिए तो ये किसानों को सबसे पहले रैयत कहकर बुलाना प्रारंभ करते हैं। क्या चीज कहकर बुलाना प्रारंभ करते हैं? तो रैयत कहकर। मधु चौहान, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो रैयत कहकर बुलाना प्रारंभ करते हैं। कौन? तो वो बुलाना प्रारंभ करते हैं कौन डियर? तो वो करते हैं शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश में। और ऐसे ही नहीं शेरशाह सूरी कहलाए। ठीक है, वो बचपन में ही शेर को मार दिए थे, इसलिए उसका शेर खान की उपाधि कौन? बहार खान ने दिया। ठीक है, तो वहीं पे बात करें तो शेरशाह द्वारा पटना में दुर्ग निर्माण तथा इसे राजधानी बनाने की जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है बताइए। तो इसकी राजधानी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हो जाती है तारीख दाऊदी से। आपको पता होगा कि पटना का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था ना। पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? स्थापना करी थी उदायन ने, करी थी ना। स्थापना किसने करी थी? उदायन ने। इसका नाम पटना कौन रखा? तो पटना रखा शेरशाह सूरी ने। और पटना शेरशाह सूरी ने रखा भाई साहब। इसका पटना कौन नाम रखा? शेरशाह सूरी ने। तो ये सारी बातों को तो मैंने बताया ही था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सूरवंश की चर्चा किस बुक में है? सूरवंश की बात करें तो सूरवंश की चर्चा जो है ये किस में? तबकात ए नासरी में है। किस बुक में है? तो तबकात ए नासरी। आपको पता है तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाजुस सिराज। इस बुक में सूरवंश के बारे में चर्चा है। तो समझ आया आप सभी को? तो चलो आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेरशाह का मकबरा निर्मित है डियर। शेरशाह का मकबरा कहाँ निर्मित है बताइए। तो शेरशाह की मकबरा की बात करें तो शेरशाह का मकबरा सबसे पहले कहाँ हो जाता है? तो वो हो जाता है सासाराम में। ठीक है, अगर हम बात करें शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था डियर? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम। इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 1472 ईस्वी में होता है। इनका जन्म कब होता है? 1472 में होता है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। क्या था डियर? फरीद खान था। क्या था? फरीद खान था। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। वहीं पे बात करिए फरीद खान जो थे, इन फरीद खान के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था क्या डियर? तो इनके पिता का नाम था क्या? बताइए, इनके पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। वहीं पे बात करें इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता का नाम बताइए आप सभी लोग। और इनके पिता की मृत्यु हो जाती है ना। कब? तो 1520-21 के बीच में क्या होता है? इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और इनके पिता की जब मृत्यु हो जाती है डियर तो किसको? तो शेर खान को। शेर खान जिसे क्या कहते हैं? फरीद खान कहते हैं। फरीद खान क्या करते हैं? फरीद खान को क्या चीज मिलता है? तो सहराम की जागीरदार मिलता है। कहाँ की? तो सहराम का जागीर मिलता है। क्या मिलता है? सहराम का जागीर मिलता है। किसको? फरीद खान को। फरीद खान क्या करते? तो बचपन में ना शेर को मार। ठीक है, देखो अगर मैं वहीं पे बात करूं डियर तो ये फरीद खान जो थे, ये फरीद खान बचपन में क्या करते हैं? तो बचपन में ना शेर को मार देते हैं। क्या करते हैं? शेर को मार देते हैं।
शेर को मार देते हैं, और बचपन में जब शेर को मार देते हैं डियर ये, तो वहीं से इनका नाम, इसे उपाधि मिलता है। इसे कौन, तो बहार खान जो होते हैं, बहार खान इससे प्रसन्न होके, बहार खान इससे प्रसन्न होके क्या करते हैं, तो इसे शेर खान की उपाधि देते हैं। तो शेर खान की उपाधि कौन देते हैं, शेर शाह को। तो शेर शाह को शेर खां की उपाधि कौन देते हैं, तो वो देते हैं बहार खां। वहीं पे बात करें डियर, बहार खां इसको क्या करते हैं, उपाधि देते हैं। बताइए इनके पिता का क्या नाम था, बताइए जल्दी से, इनके पिता का नाम क्या था। अगर वहीं पे बात करें डियर, तो ये बचपन का नाम क्या था, तो इसका बचपन में शेर को मार देते हैं, जिस कारण से इसको शेर खां की उपाधि मिलता है। ये बात तो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इनके पिता की जो मृत्यु होती है, तो इनका मकबरा कहाँ होता है, शेर शाह के पिता का हसन खान नाम होता है। क्या नाम होता है, हसन खान जो होते हैं। हसन खां का मकबरा कहाँ है, तो हसन खां का मकबरा कहाँ है डियर, तो वो हो जाता है कहाँ पे, तो कहाँ पे, रोहतासगढ़ में। और रोहतासगढ़ में जो इनका मकबरा है, उसी को क्या कहा जाता है, तो सूखा, क्या कहा जाता है, तो सूखा मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। किसके, तो हसन खां के मकबरा को जाना जाता है। वहीं पे बहार खां इसको शेर खां की उपाधि देते हैं। और बाद में क्या होता है, शेर खां ना, शेर खां क्या करते हैं, तो शेर खां बहार खां की पत्नी कौन होती है, दुदू बेगम, दुदू बेगम कह सकते हो, या फिर दद बेगम भी कह सकते हो। क्या चीज, दद बेगम भी कह सकते हो। तो इनसे क्या करते हैं, तो इनसे विवाह कर लेते हैं। क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। और विवाह के पश्चात क्या होता है, तो ये राजा बन जाते हैं। और बाद में क्या करते हैं ये, तो बाद में ये बहुत सारा युद्ध लड़ते हैं, जिसमें 1534 का युद्ध ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था, सूरजगढ़ का। उसके बाद ये जाते हैं मालवा का युद्ध लड़ने के लिए। और मालवा का युद्ध जीतने के बाद क्या करते हैं डियर, मालवा का युद्ध जीतते हैं, तो रणथंभौर को भी उधर से जीतते आते हैं। ठीक है, उसके बाद 1539 में आपको पता ही है कि युद्ध लड़ते हैं। ये सारी बातें क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है। तो मकबरा शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो वो हो जाते हैं सासाराम में। शेरशाह की मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह में। इनके पिता की मकबरा कहाँ है, इनके पिता की मकबरा कहाँ है, इनके पिता का मकबरा कहाँ है, पिता का मकबरा कहाँ है, तो वो हो जाते हैं रोहतासगढ़ में। ठीक है, कहाँ हो जाता है, रोहतासगढ़ में। ये सारी बातें क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था डियर, बताइए बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, तो वो था दाऊद करारानी। कौन था डियर, दाऊद करारानी जो था वो अफगान का अंतिम शासक था। आप बोलोगे कि सर जी ये कैसे हुआ, बताओ। तो ये दाऊद खानी को मार के कौन भगाया था, बताओ। तो दाऊद खां को किसने मार के भगाया, तो हम आपको बता दें डियर, ये जो दाऊद खान थे उस समय अकबर क्या करते हैं, अकबर कौन डियर, अकबर जो थे, ये अकबर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, अकबर आक्रमण करते हैं। और अकबर आक्रमण करते हैं, उसके बाद दाऊद खान को क्या करते हैं, तो दाऊद खान को भगा देते हैं। क्या करते हैं, दाऊद खान को भगा देते हैं। और अकबर साथ ही क्या करते हैं डियर, अकबर जब आक्रमण करते हैं, तो अकबर क्या करते हैं, तो यहाँ के सूबेदार मुनीम खान को नियुक्त करते हैं। किसको, तो अकबर क्या करते हैं, सूबेदार किसको नियुक्त करते हैं, तो सूबेदार नियुक्त करते हैं किसको, मुनीम खान को। मुनीम खान को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें अकबर के बारे में, और तो ये अकबर भाई साहब क्या करते हैं, तो ये जो अकबर होते हैं, ये जो अकबर होते हैं डियर, ये ना सबसे पहले क्या करते हैं, अकबर तो दाऊद खान को भगा देते हैं। किसको भगा देते हैं, दाऊद खान को। उसके बाद सूबेदार जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो मुनीम खान को नियुक्त करते हैं। अकबर के समय में राजा मानसिंह बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त राजा थे। कौन, ख्याति प्राप्त राजा कौन थे, तो मानसिंह थे। अकबर के समय में, अकबर के समय में, अकबर के समय में सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त, सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त राजा कौन थे, तो ख्याति प्राप्त राजा कौन थे बिहार का, तो वो थे मानसिंह। कौन थे डियर, मानसिंह थे। और ये मानसिंह जो थे ना सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त राजा थे। ये बात याद रखना कि अकबर के समय में सबसे ख्याति प्राप्त राजा कौन थे, तो वो कौन थे, तो मानसिंह थे। ठीक है, वहीं पे बात करें तो ये सारी बातें क्लियर है। इब्राहिम लोदी क्या करते हैं, तो बाबर के साथ युद्ध लड़ते हैं, पता है ना, बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं। कब, 1526 में युद्ध लड़ते हैं, और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, और सेशन को शेयर कर दीजिए, और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, अकबर ने बिहार तथा बंगाल को कब मुगल साम्राज्य में मिला लिया, जल्दी से बताइए आप सभी लोग इसका आंसर। 4 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी से, बताओ।
तो क्या हो जाएगा 1576 में क्या करते हैं, तो ये बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। आपको पता है कि ये बिहार का कौन, तो बिहार का सूबेदार किसको नियुक्त करते हैं, तो बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं किसको, तो मुनीम खान को नियुक्त करते हैं। किसको करते हैं, तो मुनीम खान को क्या करते हैं, ये बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं। ये सारे बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो देखो बिहार तथा बंगाल को कब मुगल साम्राज्य में मिला लिया, तो वो मिला लेते हैं कब, तो 1576 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है डियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए क्या करते हैं, तो 1576 में मिला लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। 1576 में क्या करते हैं बिहार का मतलब उसके बाद 1576 में क्या करते हैं डियर, तो ये सबसे पहले बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं अकबर। ठीक है, और अकबर बिहार से किसको भगा देता है, तो दाऊद खान को भगा देता है। किसको भगा देता है डियर, दाऊद खान को क्या करते हैं, तो बिहार से भगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1577 में अकबर ने किसे मिथिला का शासक घोषित किया, बताइए। वर्ष 1577 में बताओ, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। 1577 में अकबर ने किसे मिथिला का शासक घोषित किया, तो वो थे कौन, महेश ठाकुर को क्या करते हैं, तो मिथिला का शासक घोषित करते हैं। मिथिला कौन था, तो मिथिला में कौन, कर्नाट वंश थे। आपको पता है मिथिला में कौन वंश थे, कर्नाट वंश थे। और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताओ। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो न्याय देव थे। कौन थे डियर, न्याय देव जी जो थे ये संस्थापक थे कर्नाट वंश के, कर्नाट वंश के संस्थापक थे। वहीं पे बात करें, ये मिथिला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्नाट वंश का शासक मिथिला का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है डियर, स्वर्ण काल कहलाता है। वहीं पे बात करें कर्नाट वंश के बारे में और क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कर्नाट वंश के नरसिंह देव को, कौन, नरसिंह देव को, नरसिंह देव को बख्तियार खिलजी क्या करते हैं, हम बख्तियार खिलजी अपनी अधीनता स्वीकार करवाते हैं। क्या करते हैं, अपनी अधीनता स्वीकार करवाते हैं। क्या करते डियर, तो अधीनता स्वीकार करवाते हैं। कौन, तो वो बख्तियार खिलजी। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो कर्नाट वंश जो होता है, तो ये कर्नाट वंश जो होता है, इस कर्नाट वंश के एक बहुत ही बढ़िया राजा होते हैं। क्या, बहुत ही बढ़िया राजा होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, हरि सिंह। वो एक समाज सेवी भी होते हैं। क्या होते हैं, समाज सेवी भी होते हैं। कौन, तो हरि सिंह। हरि सिंह जी जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक समाज सेवी भी होते हैं। क्या होते हैं डियर, समाज सेवी भी होते हैं। इसी वंश के राजा थे और बहुत ही अच्छा राजा भी थे। कौन, तो हरि सिंह। तो कर्नाट वंश के बारे में सारी बातें क्लियर है। करंट अफेयर की क्लास हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। जब आप लोगों की एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, तो आप लोगों का क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, विद्यापति मैथिली कवि, हाँ मैथिली कवि विद्यापति थे, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश ठाकुर ने किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी, बताइए। तो हम आपको बता दें सबसे पहले सिमरौगढ़ के बारे में। तो सिमरौगढ़ कर्नाट वंश का क्या था, कर्नाट वंश का जो था, कर्नाट वंश का क्या था, राजधानी था। क्या था, राजधानी। कर्नाट वंश का क्या था, राजधानी क्या था, तो सिमरौगढ़ था। आपको पता है ये बात। वहीं पे बात करें अगर हम राजनगर की, तो राजनगर क्या हो जाता है डियर, तो राजनगर हो जाता है, राजनगर क्या हो जाता है, राजनगर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। राजनगर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थे, तो राजनगर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौन थे, तो वो थे कवि। कौन थे, राजनगर के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, जिसका नाम क्या था, बताइए। जिसका नाम क्या था, तो नागा अर्जुन था। क्या था डियर, नागा अर्जुन। ठीक है, नागा अर्जुन था। और नागा अर्जुन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्य लिखा है। क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्य लिखा है, जिसका नाम क्या है, तो पत्रहीन नग्नगाछ। क्या, पत्रहीन नग्नगाछ। पत्रहीन नग्नगाछ नागा अर्जुन ने लिखा है। और ये पत्रहीन नग्नगाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया। क्या, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार नागा अर्जुन को क्या चीज़ के लिए दिया गया, तो पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। क्या, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद वैशाली में क्या होता है, वैशाली के कुंडग्राम में जन्म होता है किसका, महावीर का जन्म होता है। क्या होता है, महावीर का जन्म होता है वैशाली के कुंडग्राम में। ये क्या होते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर होते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, बताइए जल्दी से, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है डियर, मुगल प्रांतपति मानसिंह ने बिहार में अपना राजधानी कहाँ घोषित किया।
मुगल प्रांतपति मानसिंह अपना राजधानी कहाँ घोषित करते हैं? इसका आंसर बताओ तो क्या होगा? महेश ठाकुर ने किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई? तो वो हो जाता है राजनगर। उसके बाद अगर हम बात करें मुगल प्रांतपति मानसिंह, मैंने बताया था ना कि मानसिंह जो थे ये अकबर कालीन राजा थे। अकबर कालीन राजा थे। क्या थे? अकबर कालीन राजा थे। अकबर कालीन राजा सबसे ज्यादा प्रख्यात, मतलब प्रख्याति, मतलब समझ सकते हो ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर। क्या पॉपुलर? वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे माना, धीरे 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 सब कुछ हो। ठीक है, माली सींचे 100 घराड़ी तू आई फल हो। दोस्त मेहनत करो, धीरे धीरे आराम आराम से, कछुए की तेज, कछुए के रेस से चलो, कछुए के रफ्तार से चलो। लेकिन हाँ दोस्त, इतना आगे जाना ना, इतना आगे जाना ना कि जिन पड़ोसियों ने कहा था, जिन लोगों ने कहा था कि तेरे बस का बात नहीं है, उन्हें करके दिखा देना। ठीक है, इंग्लिश की क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इन सारी बात तो क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए, नहीं है ना? चलिए, उसके बाद हम देखें तो मानसिंह क्या करते हैं, रोहतास को क्या करते हैं, तो अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको बनाते हैं डियर? तो रोहतास को जो है अपनी राजधानी बनाते हैं। आपको पता है रोहतास के बारे में? तो रोहतास जो है बिहार का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। बिहार का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला क्या है? तो जिला हो जाता है कौन? तो वो हो जाता है रोहतास। रोहतास क्या होता है? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला हो जाता है। वहीं पे बात करें बक्सर की, तो आपको पता ही है कि 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है डियर? तो बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध में 3 लोग भाग लेते। कौन? तो अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, और साथ ही साथ कौन हो जाते हैं? तो तीसरा व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या होता है? शाह आलम द्वितीय। कौन होता है? शाह आलम द्वितीय जो होते हैं, ये तीनों भाग लेते हैं। और अंग्रेज की तरफ से कौन इसका नेतृत्व करते हैं? तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करते हैं कौन? तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो क्या करते हैं? तो हेक्टर मुनरो जो होता है वो इसका क्या करते हैं? तो संचालन करते हैं, और इस युद्ध में इसको हरा दिया जाता है। इस तिलगुट सेना को क्या किया जाता है? हरा दिया जाता है। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है डियर? नहीं है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? देखिए, सबसे कम वर्षा वाला जिला वैसे औरंगाबाद है, लेकिन अभी अभी क्या हुआ, वन रिपोर्ट के हिसाब से बक्सर को बताया गया। सबसे कम वर्षा वाला जिला क्या है? सबसे कम वर्षा वाला जिला क्या है? तो वो हो जाता है तो बक्सर हो जा औरंगाबाद हो जाता है। लेकिन अभी वन रिपोर्ट आया जिसके अनुसार से क्या हो जाता है? तो बक्सर हो जाता है। ठीक है, चलो हाँ आगे बढ़े डियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महेश ठाकुर ने किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई? तो मैं ये तो बता ही दिया, राजनगर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मुगल प्रांतपति मानसिंह ने बिहार अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ये भी मैंने बता ही दिया, क्या? रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1621 ईस्वी में जहांगीर ने किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? बताइए जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? क्या हो जाएगा बताइए? 1621 में जहांगीर ने किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? बताइए 1621 में किसे करता है? बताइए जल्दी से। जहांगीर कौन होता है? तो जहांगीर परवेज का पिता होता है। क्या होता है? पिता होता है। और परवेज जो था पहला राजकुमार था। क्या था? पहला राजकुमार था। क्या था डियर? पहला राजकुमार था। ठीक है, पहला राजकुमार था जो क्या बनता है? तो प्रांतपति बनता है। प्रांतपति बनने वाला पहला राज क्या होता है? तो पहला राजकुमार होता है। और यहीं पे क्या होता है डियर? ये सारी बातें क्लियर है। तो बिहार का पहला प्रांतपति बनने वाला कौन था? मुगल साम्राज्य का पहला राजकुमार जो कि प्रांतपति बनता है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या हो जाता है डियर? तो उसका नाम हो जाता है क्या? तो वो हो जाते हैं कौन? तो परवेज हो जाते हैं। परवेज जो था वो प्रांतपति घोषित किया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई दिक्कत है? नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत ही सराहनीय उत्तर है आप सभी का। क्या? बहुत ही सराहनीय उत्तर है। और यूं ही आगे क्या करिए, बढ़ते रहिए। कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं ना? अगर मैं खुसरो की बात करूँ तो खुसरो कौन थे? खुसरो, अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोताए हिंद कहा जाता है। किसको? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब ने 1702 में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बताइए औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बताइए 12 नंबर का आंसर जल्दी से, जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, वो अजीम को करते हैं। किसको, अजीम को करते हैं। अजीम क्या होता है, इनके पुत्र होते हैं, इनके पुत्र होते हैं। कौन होते हैं, अजीम जो होते हैं ये इनके पुत्र होते हैं। और वहीं पे बात करें तो ये अजीम जो है ये पटना का पुनः निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पटना का पुनः निर्माण करते हैं। और पटना का जो पुनः निर्माण करते हैं डियर, तो इसी क्रम में क्या करते हैं ये बिहार पटना का पुनः निर्माण करते हैं। और पटना का नाम क्या करते हैं, तो अजीमाबाद रखते हैं। क्या रखते हैं, तो अजीमाबाद रखते हैं। पटना का पुनः निर्माण करते हैं और ये क्या करते हैं, तो पटना का नाम अजीमाबाद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल वंश का पहला शासक जिसने पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया, तो ये कौन हो जाएगा। बताइए तो ये कौन हो जाता है, तो ये यहीं पे हम बात करें डियर, तो ये सबसे पहले क्या हो जाता है, तो सबसे पहले मुगल वंश का पहला शासक जिसने पटना में, तो वो कौन हो जाता है, फर्रुखसियर हो जाते हैं। वहीं पे फर्रुखसियर की बात करें तो ये 1711 में पटना आते हैं। कहाँ आते हैं, पटना आते हैं, पटना आते हैं। और 1713 में क्या करते हैं, 1713 में पटना में अपना राज्याभिषेक करवाते। क्या करते हैं, अपना राज्याभिषेक करवाते। क्या करवाते डियर, राज्याभिषेक करवाते। कब, 1713 में। वहीं पे बात करें माय डियर फ्रेंड्स तो क्या हो जाता है, ये 1713 में ही ब्रिटिश कंपनी को बंद करवा देते। क्या करते हैं, ब्रिटिश कंपनी को, देख रहे हो ब्रिटिश इसका राज्याभिषेक करवाता है और ब्रिटिश कंपनी को ही बंद करवा दिया। क्या, ब्रिटिश कंपनी को ही बंद करवा देता है। क्या करवाता है, तो बंद करवा देता है ब्रिटिश कंपनी को। बहुत अच्छी बात है। अब जब ये ब्रिटिश कंपनी को बंद करवा देते हैं तो भाई साहब 1717 ईस्वी में क्या करते हैं, तो ये जो है ये बंगाल और बिहार में, क्या, बंगाल और बिहार में क्या करते हैं, व्यापार हेतु, बंगाल और बिहार में क्या करते हैं, तो व्यापार हेतु रियायत दे देते हैं। क्या करते हैं, तो रियायत दे देते हैं। और साथ ही साथ 1755 में फिर से क्या होता है, 1755 में हॉलवेल के प्रयास से, किसके, तो हॉलवेल के प्रयास से, हॉलवेल के प्रयास से क्या होता है डियर, तो हॉलवेल के प्रयास से इसे पुनः क्या किया जाता है, तो इसे पुनः पटना में ब्रिटिश फैक्ट्री को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। फर्रुखसियर 1711 में पटना आते हैं, 1713 में क्या करते हैं, अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। और 1713 में ही पटना में ब्रिटिश कंपनी को बंद करवा देते हैं। और पटना में जब ब्रिटिश कंपनी को बंद करवा देते हैं तो 1717 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, तो इनसे कुछ क्या करते हैं, तो इनसे सबसे पहले क्या करते हैं, तो कुछ रियायतें लेते हैं व्यापार हेतु, फ्री ट्रेड हेतु। ठीक है, और उसके बाद 1755 में हॉलवेल के प्रयास से पुनः क्या किया जाता है, तो पुनः क्या किया जाता है डियर, तो पुनः वो लिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, तो पुनः पटना में फैक्ट्री का संचालन किया जाता है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने किस वर्ष पटना, बिहार शरीफ तथा भागलपुर पर आक्रमण किया। बताइए, महाराणा मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव जो थे, पेशवा बालाजी बाजीराव किस वर्ष पटना, बिहार शरीफ तथा भागलपुर पर आक्रमण किया। बताइए जल्दी से। बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो हम आपको बता दें डियर, तो सबसे पहले तो हम बता दें कि ये ना पानीपत का क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध भी लड़ते हैं। कौन, तो मराठा जो होते हैं वो पानीपत का तृतीय युद्ध भी लड़ते हैं। क्या करते हैं, तो पानीपत का तृतीय युद्ध भी लड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1752 में क्या होता है डियर, तो ये क्या होते हैं, तो बिहार पर आक्रमण करते हैं। वहीं पर बात करें तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ते हैं। ये क्या करते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ते हैं। और इसमें क्या होते हैं, अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को क्या करते हैं, तो पराजित कर देते हैं। अहमद शाह अब्दाली क्या करते हैं, तो मराठाओं को पराजित कर देते। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो हम बात करें डियर, पटना में गुरु का बात करें, सिख गुरु का, सिख धर्म का बात करें, सिख धर्म को पूरा खत्म कर दे यहाँ पे। बताओ, तो सिख धर्म जो था, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे गुरु नानक। कौन थे इसके संस्थापक, इसके संस्थापक थे गुरु नानक जी। कौन थे, गुरु नानक जी थे। वहीं पे बात करें 1509 में, कौन, 1509 में ये पटना
पटना भागलपुर, कहाँ, पटना भागलपुर का दौरा करते हैं। पटना भागलपुर का दौरा कब करते हैं डियर, तो वो करते हैं 1509 में। वहीं पे अगर हम बात करें क्या, तो वहीं पे बात करें तो इसके बाद कौन आते हैं, गुरु तेग बहादुर। कौन, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जो कि क्या थे, तो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। कौन, सिख धर्म के 9वें गुरु थे। सिख धर्म के 9वें गुरु थे। कौन थे डियर, 9वें गुरु थे। कौन, तो गुरु तेग बहादुर। और सिख धर्म के जब 9वें गुरु थे, उसके बाद इन्हीं के सिख धर्म के क्या थे, 9वें गुरु थे, ये आते हैं बिहार। ये कहाँ आते हैं, बिहार आते हैं। और बिहार में क्या होता है, इनकी पत्नी भी इसके साथ बिहार आती है। और बिहार में आने के बाद क्या होते हैं, ये 1666 में इनकी पत्नी क्या होती है, 1666 में गुरु गोविंद सिंह को जन्म देती है। क्या, गुरु गोविंद सिंह को क्या करते हैं, गुरु गोविंद सिंह को जन्म देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को क्या करते हैं, तो जन्म होता है। कब, तो जन्म होता है कब, 1666 में। अब 1666 में इनका जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह का। तो गुरु गोविंद सिंह जो होते हैं ये सिख धर्म के क्या, सिख धर्म के अंतिम तथा 10वें गुरु होते हैं। अंतिम तथा 10वें गुरु होते हैं। क्या होते हैं, 10वें गुरु होते हैं। कौन, तो वो होते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्या होते हैं, सिख धर्म के अंतिम तथा 10वें गुरु होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये क्या करते हैं, तो ये जो होते हैं ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। कौन, तो खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं, तो वो करते हैं गुरु गोविंद सिंह। और वहीं पे अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और जाने डियर, तो क्या हो जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं, तो पंचककार के सिद्धांत देते हैं। क्या, पंचककार के सिद्धांत देते हैं। इसमें क्या होता है, करा कंघा, और वहीं पे बात करें तो क्या, कच्छा, वहीं पे कृपान, क्या चीज, कृपान और केस। ये पंचककार का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, इन पंचककार का सिद्धांत कौन देते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए आपसे हम है और आपसे ही हम है ना, तो फिर जब हम पढ़ाते हैं तो आपको नहीं कहना पड़ता है कि सर ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, तो हमें क्यों कहना पड़ता है कि आप लोग सेशन को शेयर कर दो। बताओ, सेशन को शेयर कर दोगे ना, ये तो आपका दायित्व है ना डियर, कि उन सभी लोगों तक पहुँचा देना जिन लोगों की ज़रूरत है बिहार जीके की। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखो वो यहाँ से नहीं पढ़ेगा तो कहीं से ना, तो कहीं से तो पढ़ेगा कि नहीं। अब कहीं ना कहीं से पढ़ेगा तो फिर ठीक है। चलिए ओके डियर, आगे बढ़े। ये सारी बातें क्लियर है, तो अब इसका भी आंसर दे दो ना। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? अभी मैंने बताया कि 1666 में इनका जन्म होता है और 1708 में इनका मृत्यु हो जाती है। क्या, 1708 में इनकी मृत्यु हो जाते हैं। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म होता है, बताइए डियर, बताइए जल्दी से। कि आप लोगों के लिए एक शेर है कि बड़ा सस्ता था पहले में, क्या, बड़ी कीमती नज़र है तुम्हारी जब से मुझ पे पड़ी है, मैं खुद को सुल्तान और दुनिया को सल्तनत और खुद को सुल्तान मानने लगा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की नज़र बहुत ही कीमती है हमारे लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसे ही देखते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। वेरी गुड, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के पप्पा जी का क्या नाम था, मतलब गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर। ये गुरु तेग बहादुर जो थे वो 9वें गुरु थे। कौन थे, 9वें गुरु थे। और वहीं पे बात करें तो ये जो थे, ये कौन, ये गुरु नानक देव जी जो थे, ये सिख धर्म के क्या थे, सिख धर्म के क्या थे, तो संस्थापक थे। ठीक है, हाँ गुरु, ये सारी बातें क्लियर है। तो 9वें गुरु कौन थे, 9वें गुरु हो जाते गुरु तेग बहादुर, और गुरु गोविंद सिंह कौन हो जाता है, तो 10वें गुरु हो जाते हैं ना, 10th गुरु हो जाते हैं कि नहीं, 10th गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला था, बताइए बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला क्या था, बताइए डियर। तो वो कौन हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं फिरदौसी। कौन हो जाते हैं, फिरदौसी। फिरदौसी संप्रदाय के सबसे फेमस कौन थे, तो मखदूम। कौन, मखदूम सरफुद्दीन। ऐसे ही मखदूम कौन थे, मखदूम जो थे ये बहुत ही फेमस थे। कौन, मखदूम जी जो थे इस संप्रदाय के सबसे फेमस गुरु थे। क्या, सबसे
सबसे प्रख्यात गुरु थे। प्रख्यात मतलब प्रख्यात गुरु थे कौन? तो वो थे मखदूम जी, बहुत ही प्रख्यात गुरु थे। कौन? किस संप्रदाय के? तो फिरदौसी संप्रदाय के। होता यूं है कि 13वीं शताब्दी में, कब? 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में क्या होता है? सिख मतलब क्या कहते हैं? तो सूफी का, क्या? सूफी का सिलसिला स्टार्ट होता है। कब सिलसिला स्टार्ट होता है? सूफी का सिलसिला कब स्टार्ट होता है? 13वीं शताब्दी में होता है। और इस वक्त कौन कौन? तो चिश्ती संप्रदाय। कौन? चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। वहीं पे बात करें कादरी संप्रदाय। कौन डियर? कादरी संप्रदाय, ठीक है, कादरी संप्रदाय। वहीं पे बात करें दूसरा हो गया, तीसरा कौन हो जाता है? तो मदारी संप्रदाय। कौन डियर? मदारी संप्रदाय। कौन? तो ये सारे कहाँ हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं सूफी सिलसिला में। याद रखना, सूफी आंदोलन जो होता है उसमें कौन हो जाते हैं? तो ये मदारी संप्रदाय हो जाते हैं। और चौथा में कौन होता है? तो फिरदौसी संप्रदाय हो जाता है। कौन हो जाता है? फिरदौसी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय हो जाता है। वहीं पे बात करें तो ये हो, यहाँ पे क्या होता है? मखदूम सरफुद्दीन जो होते हैं, मखदूम सरफुद्दीन जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा फेमस फिरदौसी संप्रदाय होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा फेमस कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा फेमस फिरदौसी संप्रदाय होता है। और फिरदौसी संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण कौन? महत्वपूर्ण व्यक्ति की नाम करे, महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम करें तो वो कौन हो जाते हैं? मखदूम सरफुद्दीन। कौन? मखदूम सरफुद्दीन, ठीक है। मखदूम सरफुद्दीन जो होते हैं इसके बहुत ही फेमस फिरदौसी संप्रदाय के संत हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे बात करें तो वहीं पे बात करें डियर, तो ये सारी बातें। वहीं पे बात करें चिश्ती संप्रदाय, तो चिश्ती संप्रदाय किसके शासनकाल में आता है? तो ये आते हैं किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और इसके प्रमुख संत कौन हो जाते हैं? तो चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन हो जाते हैं डियर? तो इसके काल में दो ठो संत जो होते हैं, दो ठो संत जो होते हैं बहुत ही फेमस होते हैं, जिसका नाम क्या हो जाता है? तो एक ठो का नाम क्या हो जाता है? तो एक ठो का नाम हो जाता है फतेह। क्या? फतेह नाम हो जाता है, फतह नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? फतह हो जाता है। और वहीं पे बात करें तो दूसरा का क्या नाम हो जाता है? तो दूसरा का नाम हो जाता है डियर, क्या कहते हैं? दूसरा का नाम बहुत ही अच्छा है, बताओ जल्दी से, दूसरा का नाम क्या हो जाता है? जल्दी से कमेंट करो। तो दूसरा का नाम क्या हो जाता है? पहला का तो नाम हो गया फतह, फतह खान। और दूसरा का नाम क्या हो जाता है? तो दूसरा का नाम क्या हो जाता है? जल्दी से बताइए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कादरी संप्रदाय के बारे में, तो कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अली शेर जो थे वो कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे। अली शेर क्या थे? तो कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है। तो इसका कौन हो जाएगा? फिरदौसी। फिरदौसी क्या हो जाएगा? तो फिरदौसी मखदूम सरफुद्दीन जो थे इसके बहुत ही फेमस क्या थे? सरफुद्दीन जो थे ये बहुत ही फेमस इसके कौन थे? तो संत थे, ठीक है। कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अली शेर, हाँ जी, बहुत अच्छा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। दबिस्तान मजाहिब की रचना किसने की? बताइए जल्दी से। वहीं पर अब्बास खां शेरवानी की बात करें तो अब्बास खां शेरवानी ने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा है जिसको क्या कहते हैं? तोहफा ए अकबर। क्या कहते हैं डियर? तोहफा ए अकबर। तोहफा ए अकबर की रचना किए हैं, तोहफा ए अकबर की रचना किए हैं। ये किसकी? तो तोहफा ए अकबर में क्या मिलता है? तो सूरवंश के बारे में मिलता है। किसके बारे में मिलता है? सूरवंश के बारे में चर्चा है तोहफा ए अकबर में, ठीक है। और उसके बाद बात करें मोहसिन फानी, गुलाम हुसैन, शेर खां लोहानी। शेर खां लोहानी शेर शाह को कौन किसकी उपाधि देते हैं? तो शेर खां की उपाधि देते हैं। क्या करते हैं? शेर खां की उपाधि देते हैं। वहीं पे मोहसिन फानी के बारे में बात करें तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहसिन फानी। क्या? मोहसिन फानी इसका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। ये सारी बातें क्लियर है? बताइए, क्लियर है? शेर खां की उपाधि देते हैं, हाँ बहुत अच्छा। आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए 18 का आंसर बताइए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो हो जाते कौन, इस्लाम शाह। कौन हो जाता है डियर, इस्लाम शाह जो थे वो शेर शाह का उत्तराधिकारी थे। शेर शाह के बारे में मैंने सब कुछ बता ही दिया। वहीं पे बात करें अगर हम शेर शाह की, तो शेर शाह क्या करते हैं, तो 1534 में, कब 1534 में क्या करते हैं, तो ये एक युद्ध लड़ते हैं जिसका नाम क्या होता है, सूरजगढ़ का युद्ध लड़ते हैं। कब लड़ते हैं, तो सूरजगढ़ का युद्ध लड़ते हैं। 1529 में एक और युद्ध लड़े होते हैं, 1529 में बंगाल का युद्ध लड़ते हैं। क्या, नासिर शाह से। किससे, तो नासिर शाह से ये बंगाल का युद्ध लड़ते हैं। किससे, तो नासिर शाह से ये बंगाल का युद्ध लड़ते हैं। और इसी में हजरत ए आला की उपाधि धारण करते हैं। क्या चीज, हजरत ए आला की उपाधि धारण करते हैं। हजरत ए आला की उपाधि धारण करते हैं कौन, तो नासिर। कौन डियर, तो नासिर जो होते हैं, नासिर, यहाँ पे देखो, तो नासिर जो है, नासिर शाह से युद्ध लड़ते हैं 1529 का, किससे, बंगाल में। और वहीं पे 1534 में क्या करते हैं, सूरजगढ़ का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 1545 में 22 मई, कब, 22 मई 1545 को क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। शेर शाह की क्या होती है, तो मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ, कलिंजर के किला। क्या डियर, कलिंजर के किला, कलिंजर के किला के तोड़ने में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कोई दिक्कत है, वेरी गुड। 22 मई 1545 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग, बताइए सारी की बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में कादरिया संप्रदाय के पहले संत थे, बताइए बिहार में कादरिया संप्रदाय के पहले कौन थे। मैंने अभी जस्ट बताया कादरी संप्रदाय के पहले संत कौन थे, तो वो थे अली शेर। कौन थे डियर, 19 का बताइए जल्दी से, कौन थे, बताइए जल्दी से, 19 का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, बताइए जल्दी से कौन हो जाएगा। 19 का आंसर बताइए। कादरिया संप्रदाय के कौन थे, अली शेर थे। ठीक है, कौन थे, अली शेर, कौन थे, अली शेर थे। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़े। शेख सरफुद्दीन याहिया मेनरी का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए। शेख याहिया मेनरी का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए। तो वो कहाँ हो जाता है, बिहार शरीफ में। कहाँ हो जाते हैं, बिहार शरीफ में हो जाते हैं। कहाँ हो जाता है डियर, बिहार शरीफ में शेख याहिया मेनरी की क्या है, तो मकबरा है। कहाँ पे, बिहार शरीफ में क्या है, तो इनकी मकबरा है। कहाँ हो जाती है, शेख याहिया मेनरी की मकबरा कहाँ हो जाता है, तो बिहार शरीफ में हो जाता है। तो दिक्कत है, बताइए। कहाँ, शेख याहिया मेनरी की मकबरा कहाँ है, शेख सरफुद्दीन याहिया मेनरी। आपको मैंने बताया कि शेख याहिया मेनरी जो थे, सरफुद्दीन मेनरी जो थे, ये कहाँ के, क्या किस संप्रदाय के थे, तो ये जो थे किस संप्रदाय के, तो सबसे पहले मैंने कौन सा, तो क्या कौन सा संप्रदाय बताया था, बताओ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था, तो फिरदौसी संप्रदाय। कौन सा, फिरदौसी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। ठीक है, कोई दिक्कत है। पटना की बात करें तो पटना का नाम शेरशाह सूरी ने चेंज करा। और शेरशाह सूरी ने क्या करते हैं, तो शेरशाह सूरी इसका नाम चेंज करते हैं। इससे पहले इनका नाम पाटलिपुत्रा था। क्या था, पाटलिपुत्रा था। और पाटलिपुत्रा जब इसका नाम था तो इसकी स्थापना किसने करी थी, उदायन ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी, तो उदायन ने करी थी। बताइए, बाबर के आक्रमण के समय बिहार में लोधी शासक का गवर्नर कौन था, बताइए। बिहार में बाबर जब आक्रमण करते हैं तो उस समय लोधी शासक का गवर्नर कौन होता है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, बताइए जल्दी से कौन होता है। जब आक्रमण करते हैं तो कौन होते हैं, 1526 में। आप गौर से देखना बाबर कब आक्रमण करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से 21 का आंसर क्या होगा। जब आक्रमण करते हैं तो कौन शासक होते हैं, कौन होता है डियर, सरफुद्दीन अहमद कैसे होगा, वो तो हो जाएगा मोहम्मद शाह ना। बताओ, बाहर खा क्या करता है, शेरशाह सूरी को, शेरशाह सूरी को क्या करता है, तो उपाधि देते हैं। क्या चीज़ की उपाधि देते हैं, शेर खान की, शेर खान की उपाधि देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरु नानक ने किस वर्ष बिहार में पटना तथा बोध गया की यात्रा किए थे, बताइए जल्दी से।
कब किए थे बताइए, कब यात्रा किए थे, जल्दी बताइए। कब यात्रा किए थे? 1509 ईस्वी में। क्या कब यात्रा किए थे? 1509 ईस्वी में क्या करते हैं? तो ये यात्रा करते हैं 1509 ईस्वी में। क्या करते हैं? तो ये यात्रा करते हैं 1509 में। किसका किसका? तो बिहार में पटना तथा बोध गया का यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णुपद मंदिर का संबंध किससे है बताइए। विष्णुपद मंदिर का संबंध किससे है? तो हम आपको बता दें कि वो किस धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से। किस धर्म से? वैष्णव धर्म से है। और विष्णुपद मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं डियर? तो वो कार्य करवाते हैं रानी अहिल्याबाई। कौन? रानी अहिल्याबाई जो थी वो क्या करवाती है? तो विष्णुपद का मंदिर का निर्माण करवाती है। क्या करती है? विष्णुपद मंदिर का निर्माण कौन करवाती है? रानी अहिल्याबाई। और रानी अहिल्याबाई जब इस मंदिर का निर्माण करवाती है तो क्या होता है उसके बाद वैष्णव धर्म के लिए और वहीं पे बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो इसके कौन हो जाते हैं? तो गौतम बुद्ध। कौन हो जाते हैं? गौतम बुद्ध जो है इसके संस्थापक है। ये 29 वर्ष की आयु में क्या करते थे? अपना घर छोड़ते। इनके पत्नी का नाम क्या है? तो यशोदा है। क्या है? यशोदा है। यशोदा है। वहीं पे बात करें इनकी माता का नाम क्या हो जाता है? तो महामाया हो जाता है। क्या हो जाता है? महामाया हो जाता है। इनका लालन पालन कौन करती है? तो गौतमी करती है। और गौतमी जो थी ये गौतम बुद्ध को अपनाने वाली, गौतम बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी। क्या थी? पहली महिला थी। ठीक है, कोई दिक्कत है? पहली महिला कौन थी? तो वो थी गौतम। कौन थी? तो गौतमी थी, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला। वहीं पे बात करें अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में और, तो ये क्या करते हैं? तो इनकी बहुत चार बौद्ध संगति होती है। कौन कौन सा? तो पहला होता है राजगृह में। कहाँ होता है डियर? तो राजगृह में होता है। दूसरा की बात करें तो दूसरा कहाँ होता है? तो वैशाली में होता है। वहीं पे बात करें तीसरा की, तो तीसरा कहाँ होता है? पाटलिपुत्रा में होता है। कहाँ होता है डियर? पाटलिपुत्र में होता है। और चौथा की बात करें तो कहाँ पे होता है? तो कश्मीर में होता है। ठीक है, और ये सारी बातें क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, और वहीं पे बात करें डियर तो वहीं पे जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव जी जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जैन धर्म के जो संस्थापक थे डियर, तो उसके बाद क्या होता है? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और ऋषभ देव ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। और उसके बाद क्या होते हैं? तो पार्श्वनाथ आते हैं। और पार्श्वनाथ 83 दिन के तपस्या के बाद क्या करते हैं? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जब ज्ञान की प्राप्ति होती है पार्श्वनाथ को, तो पार्श्वनाथ किसके गुरु बनते हैं बताओ? पार्श्वनाथ जो है वो गुरु बनते किसके? तो महावीर के माता पिता के। और बाद में महावीर 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद क्या होता है? उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? तो रिजुक्का नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णुपद। यहाँ पे देखिए आजीवक संप्रदाय जो था, आजीवक धर्म को क्या करते हैं? तो अशोक बराबर की गुफा क्या करते हैं? तो दान में देते हैं। वहीं पे बात करें आजीवक संप्रदाय, क्या? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को क्या करते हैं? आजीवक संप्रदाय को अशोक क्या करते हैं? अशोक क्या करते हैं डियर? तो आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफा क्या करते हैं? तो गिफ्ट में दे देते हैं। बराबर की गुफा क्या करते हैं? बराबर की गुफा क्या करते हैं? तो गिफ्ट में दे देते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखो विष्णुपद मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण 1783 में किसने करवाया था? तो वो करवाई थी कौन? रानी अहिल्याबाई। किसने करवाई थी? रानी अहिल्याबाई। 24 का आंसर बताओ। 24 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? रानी अहिल्याबाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही सराहनीय उत्तर है आप सभी के। आप सभी ने अभी तक जितने लोगों कम से कम उतने लाइक तो कर दो। बताओ, रानी अहिल्याबाई। कोई दिक्कत है? नहीं ना? थैंक यू ब्लैंक ब्लॉग। ठीक है, उसके बाद मेदिनी राय की बात करें तो मेदिनी राय चेरो राजवंश के, क्या? चेरो राजवंश के सबसे सबसे क्या थे? चेरो राजवंश के सबसे प्रतापी शासक थे। सबसे प्रतापी शासक थे। क्या थे? तो प्रतापी शासक थे। प्रतापी शासक थे कौन? तो मेदिनी राय सबसे पावरफुल शासक थे किसके? तो चेरो राजवंश के। वहीं पे बात करें डियर तो चेरो राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताओ, चेरो राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताइए कमेंट में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सियारुल मुताखेरिन का लेखक गुलाम हुसैन तबात बाई बिहार के किस स्थान का निवासी था? जल्दी से बताइए। 25 का आंसर जल्दी से बताइए। बताइए 25 का आंसर जल्दी से।
बताइए 25 का आंसर जल्दी से आप सभी लोग। किस स्थान के लेखक थे? तो वो थे पटना के। कहाँ के थे डियर? पटना के। कहाँ के थे डियर? तो पटना के थे। बिहार शरीफ, बिहार शरीफ थे, बताओ जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सूफी संत मखदूम शाह मोहम्मद मुनाफा द्वारा निर्मित ताकी तकी मीर ताकी तकी मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए HW है। इसका आंसर क्या करिएगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है इसका आंसर? क्या दीजिएगा? HW है। और ये इसका आंसर कहाँ दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।